हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपसे चर्चा करने चल रहे हैं विश्व इतिहास में मध्यकालीन यूरोप के विषय में। इस प्रकरण में हम चर्चा करेंगे कि जो मध्यकालीन यूरोप है, जिसका समय 5वीं से 15वीं सदी के बीच का है। 5वीं से 15वीं सदी के बीच यूरोप का जो सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक जीवन कैसा था। मतलब यूरोप का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के विषय में हम इस प्रकरण में अध्ययन करेंगे। समाज के कौन कौन से वर्ग थे, उनकी आर्थिक क्रियाएं क्या थी, समाज का संचालन कैसे होता था, राजनीतिक नियंत्रण क्या था, इन सब विषयों पर बात करेंगे। आइए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। मध्यकालीन यूरोप जो हमारा अध्ययन का विषय है, 5वीं से 15वीं शताब्दी ये मध्यकाल है। इसमें 5वीं से 9वीं शताब्दी के बीच का समय कुछ इतिहासकार इसको अंधकार युग की संज्ञा देते हैं, जब यूरोप में विकास नहीं था। उसके बाद 9वीं शताब्दी के बाद से 11वीं सदी वो पूर्व मध्यकाल, 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच का जो समय है, इसको पूर्व मध्यकाल, कुछ लोग ने इसको 13वीं शताब्दी तक का लिया है। तो इस तरह से पूर्व मध्यकाल की इसको संज्ञा देते हैं। ये वो समय है जब यूरोप में समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। समाज में 3 वर्ग थे। 3 वर्ग में से कौन कौन? पहले ईसाई पादरी, दूसरा वर्ग था अभिजात्य वर्ग या सामंत, और तीसरा कृषक। तो जैसे भारत का समाज विभाजित था, इसी प्रकार यूरोप का समाज भी विभाजित था, और समाज ये 3 वर्गों में बटा हुआ था। ईसाई वर्ग, अभिजात्य वर्ग और कृषक। ये जो पहले 2 वर्ग थे, ये 2 वर्ग कुलीन वर्ग या अभिजात्य वर्ग के रूप में आते थे। क्यों? क्योंकि इन दोनों वर्गों के पास, ये दोनों वर्ग ऐसे थे जिनके पास खूब संपत्ति थी, बड़ी बड़ी जमीनें थी, संपत्ति के साधन थे, अधिकार थे, समाज में सम्मान था। कृषक वर्ग समाज का तीसरा वर्ग था, जिसके पास ये सब सुविधाएं नहीं होती थी। तो ये दोनों अभिजात्य वर्ग में से आते थे। जो पहला वर्ग था ईसाई पादरियों का, इसका काम धार्मिक क्रिया को संपन्न कराना, ये धार्मिक प्रधान होते थे। अभिजात्य वर्ग या जो सामंत होते थे, इनका भूमि पर नियंत्रण होता था, ये प्रशासन संचालित करते थे, न्याय देना, सुरक्षा देना, ये सारा काम इनके पास था। तो अभिजात्य वर्ग सीधे प्रशासनिक तौर पर वो संबंधित था, और इसीलिए सामाजिक अधिक्रम में ईसाई पादरी वैसे तो पहले वर्ग में आते थे, लेकिन शक्ति के हिसाब से, संपत्ति के हिसाब से जो अभिजात्य वर्ग थे या सामंत थे, ये पहले आते थे, क्योंकि इनको प्रशासनिक शक्तियाँ प्राप्त थी, संपत्ति भी इनके पास थी, अधिकार थे। तो सामाजिक अधिक्रम में तो जरूर इनका स्थान दूसरा था, लेकिन वैसे प्रशासनिक दृष्टिकोण से, महत्व की दृष्टि से ये प्रथम वर्ग में आते थे। अब जो ये अभिजात वर्ग के लोग थे, इनको सामंत कहा जाता था, और इसलिए इस काल को इतिहासकारों ने
सामंतवाद। फ्रांस के एक इतिहासकार हुए हैं मार्क ब्लॉक। मार्क ब्लॉक ने सबसे ज़्यादा सामंतवाद पे काम किया है। फ्रांस के रहने वाले हैं मार्क ब्लॉक। वो कहते हैं कि ये समय जो है सामंतवादी व्यवस्था का काल है। सामंतवाद जो शब्द है ये मूलतः इसके लिए एक जर्मन भाषा का शब्द है फ्यूड, और सामंतवाद को कहते हैं फ्यूडलिज्म। सामंतवाद को कहते हैं फ्यूडलिज्म। जर्मन भाषा का शब्द फ्यूड से शब्द बना है फ्यूडलिज्म। फ्यूड शब्द बेसिकली उत्पन्न होता है फीफ से। इसको हम अच्छे समझ लें कि सामंतवाद शब्द आया कैसे। जिसको हम सामंतवाद कहते हैं ये बेसिकली जर्मन भाषा के शब्द फ्यूड जो फीफ से निकला है उससे बनता है। भाषा में सामंतवाद को कहते हैं फ्यूडलिज्म। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों को उनके कार्य के बदले, उनकी सेवा के बदले जमीन दी जाती थी। फीफ का अर्थ होता है भूमि। तो जो बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी होते थे, जो प्रशासन को चलाने में राजा की मदद करते थे, प्रशासनिक जो अधिकारी थे उनको सेवा के बदले भूमि देना। मतलब जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको वेतन न दे करके उनकी सेवाओं के बदले, वेतन के बदले उनको भूमि दी जाती थी, और उस भूमि से वो अपना खर्च निकालते थे और उसके बदले वो प्रशासन चलाने में सहयोग करते थे। तो इस व्यवस्था को सामंतवादी व्यवस्था कहा गया या फ्यूडलिज्म कहा गया। तो ये बात समझ में आ गई। बेसिकली ये सब जर्मन से निकला है और इसकी उत्पत्ति मूलतः फीफ, जिसको अर्थ होता है भूमि, फीफ से बना शब्द फ्यूड और फ्यूड से बना शब्द फ्यूडलिज्म। ओके, अब यह व्यवस्था सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई? इस व्यवस्था का प्रारंभ 11वीं सदी में फ्रांस में हुआ। सामंतवादी व्यवस्था का प्रारंभ 11वीं सदी में फ्रांस में हुआ और इसी प्रकार की व्यवस्था जर्मनी में हुई थी। तो जर्मनी और फ्रांस ये दो ऐसे देश हैं यूरोप महाद्वीप के। अगर आप यूरोप का मानचित्र देखें, यूरोप के मानचित्र में आप फ्रांस को देखें, ओके, उसके बाद जर्मनी, ये दो ऐसे स्थान थे जहां से इस व्यवस्था की शुरुआत हुई। इस व्यवस्था के, सामंतवादी व्यवस्था के जो कुछ अंश हैं, हमको रोमन साम्राज्य, जो सामंतवादी व्यवस्था के तत्व हैं कि भूमि के बदले सेवा देना, इस प्रकार के तत्व रोमन साम्राज्य में भी कुछ प्राप्त होते हैं। और इसी तरह फ्रांस में राजा सालमन ये 742 से लेकर के 814 ईस्वी के बीच राजा सालमन जो शासक था, और इसको पोप लियो III द्वारा होली रोमन एम्परर की उपाधि दी गई थी। ये राजा सालमन जो था, इसके पिता का नाम था पेपिन। ये भी राजा था, कहाँ का था? फ्रांस। फ्रांस के शासक पेपिन का पुत्र था राजा सालमन, और इसको पोप लियो III द्वारा होली रोमन एम्परर की उपाधि
से इसको विभूषित किया गया था, इसको ताज पहनाया गया था पोप लियो थर्ड द्वारा। इसके शासनकाल में भी सामंतवादी व्यवस्था के कुछ चिन्ह प्राप्त होते हैं, ठीक है। लेकिन पूरी तरह से 11वीं शताब्दी में फ्रांस में इस व्यवस्था की शुरुआत हुई। ये बात समझ आ गई। जरा फ्रांस और यूरोप के कुछ देशों के थोड़ा भौगोलिक और राजनीतिक विकास को भी देख लीजिए। जिसको आज हम फ्रांस कहते हैं, रोमन साम्राज्य के समय फ्रांस को गाल कहा जाता था, इसका नाम था गॉल, और ये रोमन साम्राज्य का एक राज्य था। ओके, रोमन साम्राज्य का एक राज्य था ये गॉल। जर्मनी से आने वाली फ्रैंक जनजाति, जर्मन मूल की एक जनजाति थी फ्रैंक, कहाँ से आई थी? जर्मनी से। उसने गाल में रहना चालू कर दिया और इन फ्रैंक के नाम के कारण गाल का नाम फ्रांस हो गया। ओके, कब हुआ है? 6वीं सदी ईस्वी। उनको फ्रैंकिस ईसाई कहा जाता था, ये ईसाई धर्म को मानने वाले थे, इनको फ्रैंकिस ईसाई कहा जाता था। और इन लोगों ने फ्रांस को बसाया और जो गाल था वो फ्रैंक के नाम में परिवर्तित हो गया। इसी तरह जिसको आज हम ब्रिटेन कहते हैं, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से मिलकर के बनता है। ये जो इंग्लैंड था ब्रिटेन नाम नहीं था पहले। ये जो द्वीप है, इस द्वीप पर यूरोप से 6वीं सदी ईस्वी में एंग्लो और सैक्सन नाम के 2 कबीले आकर के यहाँ पर रहना चालू कर दिए। 6वीं सदी में यूरोप से एंग्लो सैक्सन आए और जहाँ आज का इंग्लैंड है वहाँ पर इन्होंने अपना स्थायी निवास बना दिया। धीरे धीरे ये लोग वहाँ पर आबाद होते गए। बाद में 11वीं सदी में फ्रांस में एक स्थान है नॉर्मंडी। नॉर्मंडी का जो राजा था उसका नाम था ड्यूक विलियम फर्स्ट। ये वहाँ का राजकुमार था, नॉर्मंडी का राजकुमार था ड्यूक विलियम फर्स्ट। इसने 11वीं शताब्दी में 180 जो अपने सामंत थे इनको लेकर के उसने इंग्लैंड पर आक्रमण कर दिया और इंग्लैंड का उस समय जो राजा था सैक्सन, इसको पराजित कर दिया। सैक्सन वंश के राजा को पराजित करके इंग्लैंड पर ड्यूक विलियम फर्स्ट ने अधिकार कर लिया। और ड्यूक विलियम फर्स्ट ने अधिकार करने के बाद इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का पूरा जो क्षेत्र था इसको अपने इन 180 सामंतों में बांट दिया। उनको जागीरें दे दी गई और इसके बदले उनको राजा के प्रति वफादार रहना था, राजा के प्रति सेवा देनी थी, सेना रखनी थी, व्यवस्था करनी थी। ये सब बातें जो सामंतवादी व्यवस्था में हैं वो उनको पूरा करना था। और उसके बाद फिर वापस फ्रांस आ गया। तो 180 जो सामंत थे उसमें उन्होंने बांट दिया और बाकायदा जमीनों की भूमि की माप भी कराई। भूमि की माप करा करके इन 180 सामंतों में पूरे क्षेत्र को डिवाइड कर दिया गया। तो इस प्रकार 11वीं शताब्दी में इंग्लैंड में भी ये सामंतवादी व्यवस्था ड्यूक विलियम फर्स्ट के द्वारा फ्रांस के जो राजकुमार था नॉर्मंडी का, इसने स्थापित कर दी। तो जो ये सामंतवाद की सेवा के बदले भूमि, ये फ्रांस के बाद उसके पड़ोसी देश इंग्लैंड में भी आ पहुंची। जर्मनी में भी इस प्रथा के अंश तो प्रारंभ में थे। साथ ही साथ मैंने बताया कि रोमन साम्राज्य में भी कुछ तत्व मिलते हैं और 9वीं शताब्दी और 8वीं शताब्दी में राजा सालमन के समय भी इस व्यवस्था के कुछ तत्व प्राप्त होते हैं।
मुख्य रूप से इस व्यवस्था को अगर हम इस तरह समझें कि सामंतवादी व्यवस्था में जो लार्ड होता था, जो जमीन का मालिक होता था, राजा, वो अपने अधीन सामंतों को जमीन देता था और उसके बदले उनसे सेवा लेता था। सामंतों को राजा की सैनिक सहायता करनी होती थी और अपने दिए गए क्षेत्र में प्रशासन स्थापित करना होता था। अगर हम इसकी तुलना भारत में करें तो भारत में जैसे दिल्ली सल्तनत काल में जो ये समय है, उस समय इक्ता व्यवस्था से मिलती जुलती ये व्यवस्था थी। सल्तनत काल में इक्ता व्यवस्था भी इसी प्रकार की थी। ओके, अब देखिए, जो ये सामंतवादी व्यवस्था थी, इस सामंतवादी व्यवस्था में जो प्रशासन का संचालन होता था, जो ये व्यवस्था थी, ये मजबूत रहे, इसके लिए इस व्यवस्था को एक प्रथा से जोड़ा गया। फ्रांस में इस प्रथा को कहते थे वैसलेस प्रथा। ये प्रथा क्या थी? जब राजा या लॉर्ड किसी सामंत को जब जमीन देता था तो एक रिचुअल होता था, एक संस्कार होता था, जिससे कि सामंत लॉर्ड के प्रति निष्ठावान बना रहे। जैसे हम कोई अगर काम करते हैं तो किसी धार्मिक स्थान पर शपथ लेते हैं, तो उस शपथ लेने के कारण हमारा जो विश्वास है, हमारी जो निष्ठा है, वो उसके प्रति हो जाती है। तो ये एक जो परंपरा थी, वैसलेस परंपरा, इसका संपादन, ये वैसलेस परंपरा कहाँ की मनाई जाती थी? चर्च में। वैसलेस प्रथा चर्च में आयोजित होती थी और इस प्रथा में ये व्यवस्था थी कि जो लॉर्ड होता था, लॉर्ड ईसा मसीह की मूर्ति के सामने, ईसा मसीह की मूर्ति के सामने सामंत को शपथ दिलाता था। सामंत बाकायदा शपथ लेता था और लॉर्ड सामंत को छड़ी, भूमि का एक टुकड़ा, मिट्टी का एक टुकड़ा या भूमि का अधिकार पत्र, जो लॉर्ड होता था वो सामंत को उस संपत्ति पर, उस जागीर पर अधिकार के प्रतीक के रूप में उसको एक छड़ी या मिट्टी का टुकड़ा या अधिकार पत्र सौंपता था और सामंत जीजस की मूर्ति के सामने शपथ लेता था। तो इससे सामंत और लॉर्ड के बीच एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती थी कि सामंत लॉर्ड के प्रति वफादार रहेगा। ओके, इस परंपरा के द्वारा ये भूमि जो है दी जाती थी। इसके बदले जो सामंत होते थे, इनको करना क्या होता था? इन्हें एक सेना रखनी होती थी। सेना के द्वारा इनको सैनिक मदद करनी पड़ती थी। अपने क्षेत्र में ये न्याय स्थापित करते थे, प्रशासन स्थापित करते थे और राजा को ये आर्थिक मदद भी करते थे करात के रूप में। ठीक है, जो सामंत होते थे कर वसूल करके राजा को पैसे भी देते थे, रेवेन्यू भी देते थे, उस क्षेत्र में न्याय स्थापित करते थे, प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करते थे, सैनिक सहायता समय समय पर राजा के लिए करने के लिए उपलब्ध होते थे। ये व्यवस्था थी। ओके, अब आइए हम देखते हैं कि जो समाज में ये व्यवस्था स्थापित हुई, राजा और राजा के बाद जो प्रशासनिक अधिक्रम क्या था वो देखते हैं।